नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, उड़ीसा की 5, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल हैं। 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। साथ ही जिन दिग्गजों की किस्मत 5वें चरण में दांव पर लगी है वो भी आप जान लीजिए। लखनऊ से राजनाथ सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला एसपी के रविदास मेहरोत्रा से हो रहा है और बीएसपी से उसी सीट पर सरवर मलिक सामने हैं। राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से हो रहा है और सामने हैं बीएसपी के ठाकुर प्रसाद यादव। दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे स्मृति ईरानी की। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार है स्मृति ईरानी और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के सामने वो खड़ी हैं। इसके साथ ही बीएसपी से नन्हे सिंह चौहान इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य की बात करेंगे जो कि सारण से आरजेडी की प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। दिग्गजों की लिस्ट में आगे जो नाम है वो है चिराग पासवान का। एनडीए की ओर से एलजेपी-आर के गाजीपुर से प्रत्याशी का मुकाबला आरजेडी के शिव चंद्र राम से है। दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और उसमें हम बात करेंगे चिराग पासवान की। एनडीए की ओर से एलजेपी-आर के हाजीपुर से प्रत्याशी हैं और मुकाबला हो रहा है आरजेडी के शिव चंद्र राम से। आगे बढ़ेंगे, करण भूषण सिंह कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला हो रहा है एसपी के भगत राम मिश्रा से। साथ में उनके बीएसपी के नरेंद्र पांडे भी मैदान में हैं। बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की जो कि बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला है पीडीपी के फयाज अहमद से। अब बात होगी हुगली की। लॉकेट चैटर्जी बीजेपी से यहाँ से प्रत्याशी हैं और उनके सामने है टीएमसी की रचना बैनर्जी। 5वें चरण में बीएसपी सुप्रीमो मायावती सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में और स्मृति ईरानी समेत कई राजनेताओं ने वोट डाला। मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। इसके अलावा मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अभिनेता अक्षय कुमार, राजकुमार राव, जानवी कपूर, सानिया मल्होत्रा, फरहान अख्तर के अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और अनिल अंबानी ने भी वोटिंग की। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आज की सीटों को मिलाकर 429 सीटों पर वोटिंग पूरी की जाएगी। वहीं बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। आज 5वें चरण के चुनाव के बीच पीएम मोदी ने पुरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने अपने दिन की शुरुआत भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन से की। सुबह 8 बजे के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और इस बार पीएम मोदी बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। आपका उत्साह, आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद उड़ीसा नया इतिहास रचने जा रहा है। उड़ीसा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है।
आपको बता दें कि करीब 2 दशकों से भी ज्यादा के समय हो चुका है और पूरी सीट नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का गढ़ रहा है। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के संबित पात्रा ने बीजेडी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार पूरे जोर के साथ बीजेपी मैदान में है। आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा उड़ीसा ये आत्ममंथन कर रहा है कि इन वर्षों में उड़ीसा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है। आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर बारी बारी से इलेक्शन हो रहे हैं। वहीं पूरी लोकसभा सीट पर 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की दावों के बीच बीजेपी के एक नेता के बयान ने सियासत में नई गर्माहट ला दी है। एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से विपक्षियों के दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। सवाल पूछे जाने पर कि यूपी में बीजेपी की ज्यादा सीटें आ गई तो सीएम योगी को मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा, इस पर राजनाथ सिंह ने ये कहा, ये एकदम बेबुनियाद और काल्पनिक सोच है। ये विपक्ष की नापाक हरकत है, जनता को गुमराह करने की कोशिश है। योगी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनकी तारीफ करते हैं। उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में इंडिया अलायंस के 2 सहयोगियों आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि सीएम योगी को चुनाव बाद हटा दिया जाएगा, जिस पर खुद सीएम योगी ने भी रिएक्शन दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। राष्ट्रपति रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे, उनकी भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश रविवार को हुआ था, लेकिन मौत की पुष्टि आज सुबह हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने के बाद हुई। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक वर्जकान और जोल्फा शहरों के बीच दिजमार जंगल में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। रईसी की मौत की खबर के बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान में होने वाले अगले घटनाक्रमों की तरफ टिक चुकी हैं। रईसी के बाद ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी पर कौन बैठेगा? सबको उम्मीद है कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबिर अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहीं ईरान के अगले राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे हैं। वहीं ईरान की कैबिनेट ने अपने आधिकारिक बयान में राष्ट्रपति की मौत पर संवेदना जाहिर की और कहा कि ईरान की शासन व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रईसी की मौत पर कहा कि भारत ईरान के संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान याद रखा जाएगा। ईरान और भारत के साथ गहरे संबंधों को देखते हुए भारत की भी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर है। इस हादसे का असर पश्चिम एशिया की राजनीति पर गहराई से पड़ेगा। दरअसल अभी लगभग 10 दिन पहले भारत ने ईरान के साथ एक बड़ी डील की थी, जिसके तहत भारत को रणनीतिक चाबहार बंदरगाह का संचालन 10 सालों के लिए मिला है। ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब ये पश्चिम एशिया गहरे संघर्ष में उलझा हुआ है। पिछले 7 महीनों से इजराइल ने गाजा में युद्ध छेड़ रखा है। वहीं लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और लगातार रॉकेट से हमले कर रहा है। वहीं पिछले महीने इजराइल और ईरान का तनाव सीधे जंग में तब्दील हुआ था। ऐसे में अब रईसी की मौत के बाद ईरान का अगला रुख क्या होगा, ये देखना अहम है। ये थी विशुद्ध राजनीति में आज की बड़ी राजनीतिक खबरें। ऐसी खबरों के साथ हम कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।